नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संगानेर के बलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के संरक्षक हजूर जसदीप सिंह गिल से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल उड़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मौके पर विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। शिमला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि बजट में हिमाचल को पर्याप्त लाभ है, लेकिन राज्य सरकार योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि बजट में रक्षा, सेमीकंडक्टर मिशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और हिमाचल इसके जरिए उद्योग, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में लाभ उठा सकता है। फिर कई लोग आरोप लगाते हैं मोदी जी ने हिमाचल के साथ भेदभाव कर दिया, अन्याय कर दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तो हिमाचल को हिमाचल के अधिकार दिए, हिमाचल के हक से बढ़कर दिया। आपको याद होगा आदरणीय अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसके अंतर्गत जितनी भी केंद्र की योजनाएं आती हैं उसमें केंद्र 90% और प्रदेश 10% खर्च करते हैं। जबकि अगर विशेष राज्य का दर्जा ना हो तो योजनाओं में या तो 70-30 की रेशो रहती है या 60-40 की रेशो। हर योजना में 90-10 का लाभ देने वाला विशेष राज्य का दर्जा आदरणीय अटल जी ने दिया था। साथ ही एक औद्योगिक पैकेज दिया था। आज हिमाचल के साथ भेदभाव करने वाले लोगों के उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जब हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी वो विशेष राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया था। वो विशेष औद्योगिक पैकेज को भी समय सीमा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने सराहना दी है। उन्होंने इसे संतुलित और विकासोन्मुखी बजट बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय सभी के हितों का समावेश किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे देश और राज्य दोनों के विकास को मजबूती मिलेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के, और हमारे जो सैनिक हैं देश की सुरक्षा में लगे हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा आम गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं हैं, सबसे पहला बजट ये ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निधि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसकी भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का विकास हो रहा है।
बहराइच जिले के कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र से खबर है। फखरपुर क्षेत्र के वजीरगंज से नंदवाल तक का मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है। लगभग 10 किलोमीटर तक की सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है कि लोगों का इस राह पर चलना मुश्किल हो गया है और हल्की बारिश में ये तालाब का रूप ले लेती है। इस मार्ग पर 3 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और कई प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, जिससे बच्चों और उनके परिवारों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय सपा विधायक आनंद यादव ने कहा कि जिला स्तर पर कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विधायक इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे। लड़ाई हम 9 तारीख से विधानसभा चलने जा रही है। इसको हम विधानसभा में भी रखेंगे और जब तक इसका समुचित हल नहीं हो पाएगा, 50 गांव के लोग पीड़ित हैं इस रास्ते की वजह से, हम भी परेशान हैं। तो इसलिए हम इस बार विधानसभा में रख के और जब तक इसका समुचित हल नहीं निकलता है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते। लड़ाई हम 9 तारीख से विधानसभा चलने जा रही है। बीकानेर में आयोजित खिजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ महापड़ाव में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि खिजड़ी को बचाने के लिए अब तक 26 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं और अब भी अंधाधुंध कटाई जारी है। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, इसको जगाने की जरूरत है। भाटी ने कहा, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोग ओरन वृक्षों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समय रहते सरकार ने अगर इनकी बात नहीं सुनी तो आपकी छाती पर आकर बैठेंगे। सरकार को जगाने के लिए विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। सरकारी नैतिक धर्म बड़े, जिम्मेदारी बढ़े। सत्ताएं तो आती जाती रहा करे, नैतिक जिम्मेदारी बढ़े कि वो तमाम लोग जो ओरण ना बचाओ रे वास्ते, गोचर ना बचाओ रे वास्ते आज पद यात्रा करे पड़ा, उमारी बात सुनन तक कोन गयो। हूं आज ये मंच रे माध्यम में कहा कि अगर समय रहते तमाम हुआ मजबूत लड़ाकारी बात नहीं सुनी गई तो हमको हजारारी संख्या री भीड़ उए जगह थारी छाती माथे जाए बैठ जा है और थारो प्रॉपर तरीके इलाज कर दे। आज जरूरत है कि यहां पे सब एकजुट हुए, मजबूती रे बेड़ा यह तमाम लड़ाई लड़ने वाला ना हिम्मत दिया, आप रो कंधे में कंधो मिलार साथ दिया। हूं आयोजका ना ये चीज रे वास्ते भी भरोसो दे रहा हूं कि जे जरूरत पड़ी विधानसभा रो घेरावरी भी तो थारे भाई लाठा वे थारे बेड़ा खड़ा मिला है, ये चीज रो पर। कांग्रेस सांसद नीरज जांगी ने राज्यसभा में राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर भारतीय प्राचीन स्थापत्य और बारीक नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। मार्बल पर की गई यहाँ की कलाकारी वैश्विक स्तर पर हमारी सांस्कृतिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। नीरज जांगी ने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि इन मंदिरों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे न केवल हमारी विरासत सुरक्षित होगी बल्कि वैश्विक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू की अरावली पर्वत श्रृंखला की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की गोद में स्थित विश्वविख्यात देलवाड़ा जैन मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये मंदिर भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला, अद्वितीय संगमरमर शिल्प कला तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता के अनुपम उदाहरण हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यहाँ 5 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, जिनमें विमल वसई तथा लून वसई के मंदिर अत्यंत ही कलात्मक एवं विशिष्ट हैं। अन्य मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर, पीतलहर मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार वर्ष 1031 ईस्वी में 1500 शिल्पियों व 1200 श्रमिकों के 12 वर्ष अथक प्रयासों एवं 18.53 करोड़ रुपए की लागत से श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित इन मंदिरों की छतों, गुंबदों, तोरण द्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। मंदिर में जैन तीर्थंकरों की 53 देहरियों में मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त
मां सरस्वती, लक्ष्मी जी, अंबाजी के साथ नरसिंह अवतार के हिरण्यकश्यप वध। राजस्थान में इन दिनों खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस गंभीर मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की बेतहाशा कटाई की जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है। बेनीवाल ने खेजड़ी को राजस्थान की जीवन धारा बताते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जरूरी संशोधन करें। राजस्थान के अंदर अभी हमारे खेजड़ी का वृक्ष, चलिए धन्यवाद। एक लास्ट समाप्त कर रहा हूं सर, लास्ट। खेजड़ी के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई चल रही राजस्थान के अंदर, बहुत से लोग आंदोलन करें। खेजड़ी हमारी जीवन धारा है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, और आप सोलर ला रहे हो, नए उद्योग ला रहे हो, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाए। वो छाया के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देता है। जो सब्जी होती है सांगरी की, वो वर्ल्ड फेमस सारी, माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू इन जी, चीजों का विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसमें बड़े सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप और मेटा की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये सुनवाई उस समय हो रही है जिसे सीसीआई द्वारा व्हाट्सएप की 2021 की मानो या छोड़ दो प्राइवेसी पॉलिसी पर मेटा के 213.14 करोड़ रुपए की जुर्माने के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है। कोर्ट की चिंता डेटा प्रोटेक्शन और यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़े अहम मसलों पर केंद्रित है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे। इस दौरान वे सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे, राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह जम्मू, कठुआ और श्रीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। बड़ी खबर अमित शाह को लेकर, जम्मू कश्मीर का अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा परसों यानी कि 5 फरवरी को शाम को शुरू होने वाला है। जानकारी के अनुसार अमित शाह परसों शाम को पहुंचेंगे जम्मू में और जम्मू में वह सीधा लोक भवन जाएंगे, जहां वो एलजी से मिलेंगे। साथ ही साथ जम्मू में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनकी एक देर रात मीटिंग जो है वो होनी है। इसके बाद 6 तारीख को अमित शाह कठुआ के हीरानगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाएंगे और वहां पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनसे मिलेंगे। जो गांव के खासकर जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनसे भी अमित शाह वहां पर जो है वो पूरा हालचाल जानेंगे। बहरहाल उसके बाद जम्मू में आकर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो होनी है, जिसमें टॉप जो ब्रास है वो अधिकारी शामिल होने हैं। इसके बाद शाम को अमित शाह श्रीनगर की तरफ फ्लाई कर जाएंगे और अगले दिन यानी कि 7 तारीख को श्रीनगर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन और साथ ही साथ फाउंडेशन स्टोन रखना है। इस सब के बीच हम आपको बताते चले 7 तारीख को देर शाम अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए चले जाएंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम जो है वो 8 तारीख को शेड्यूल्ड है। 3 दिन तक अमित शाह जम्मू कश्मीर में रहेंगे और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो कुछ आतंकवादी ग्रुप्स यहाँ पर काफ़ी देर से दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों में छुपे बैठे हैं उनको मार गिराने के लिए अमित शाह क्या। हल्द्वानी में फॉरेस्ट विभाग और फायर सर्विस का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन को देखते हुए फॉरेस्ट कर्मचारियों और ग्रामीणों को जंगलों में आग पर नियंत्रण, रिस्पांस टाइम कम करने और फर्स्ट एड से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई। गांव में चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने की भी योजना बनाई जा रही है।
देख रहे हैं कि जो हमारे फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर क्षमता विकास किया जाना है या उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि जो छकाता राज्य के जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और जो भी फायर वॉचर हमको इस वनाग्नि काल में योजित किए जाने हैं, हमने सारे कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है और हमने यहाँ पर बाहर से हमारे जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रह चुके हैं डॉक्टर GS राणा जी और हमारे ये अग्निशमन केंद्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और चिकित्सा विभाग से जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर द्विवेदी साहब आए हुए हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा भी जो विभिन्न विषयों पर जैसे वनाग्नि के जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं वनाग्नि नियंत्रण के जंगलों में और हमारे जो वायरलेस नेटवर्क हैं, जो जिस तरीके से इक्विपमेंट हमने फील्ड स्टाफ को दिए, उन इक्विपमेंट का कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा रखनी है और कैसे उनको प्रभावी तौर पर वनाग्नि नियंत्रण करना है, सारे विषयों को लेते हुए आज हमने पूरी कोशिश करी है कि उनको पूरे प्रशिक्षण दिया जाए। और इस प्रशिक्षण का वो लोग अभी हम मॉक ड्रिल कराएंगे, इसके बाद मौके पर कितना उन्होंने सीखा उसका भी हम बीच बीच में पर्यवेक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो फील्ड में किस तरह से इसको प्रभावी तौर पर लेके जा सकते हैं और किस तरह से हम अपना वनाग्नि, जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि पूरी वनाग्नि को हमने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया था और बहुत कम घटनाएं हमारे। दिल्ली नंबर की गाड़ियों को लेकर देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। 10 नवंबर 2025 के दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली नंबर की गाड़ियों को संदिग्ध समझा जाता रहा है। इसी बीच अंबाला छावनी के आर्मी एरिया में एक मारुति खड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और आर्मी तुरंत पहुंची और जांच में जुट गए। जांच में ये पता चला है कि गाड़ी सोनीपत के गनौर का रहने वाला देव अपने दोस्त की कार लेकर एयरफोर्स के मेडिकल के लिए आया था। पूरी जांच के बाद ये साफ हुआ है कि कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं है और किसी तरह की दहशत की बात नहीं है। हमारे को सूचना मिली थी भी आर्मी एरिया में गाड़ी लवारिस हालत में गाड़ी खड़ी हुई है जो दिल्ली नंबर की है। मौके पर अपने स्टाफ सहित मैं मौके पे आया जहां पर उसका एड्रेस कटवाया गया। जो दिल्ली का नंबर से उससे बात मालिक से बात हुई मेरी, मालिक ने कहा भाई मैंने गाड़ी बेच दी आगे। उसके बाद हमने आगे से करके जांच करके ना जिसकी गाड़ी थी ये कमल वर्मा नाम का लड़का है गनौर का रहने वाला, उसने खरीदी हुई थी गाड़ी। उसने अपने दोस्त को गाड़ी दी थी, जो देव है उसका दोस्त गनौर का रहने वाला है, उसका मेडिकल है यहाँ एयरपोर्ट स्टेशन में, वो मेडिकल के लिए आए हुए थे। उसके बाद उसका भाई हमारे पास आया जिसने बताया भाई मेरा भाई पेपर देने के लिए गया हुआ है, भाई कोई ऐसी बात नहीं। हमने पता नहीं, पहली बार अम्बाड़े में हम आए थे, हमने गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी थी और यहाँ पे मेरे भाई का मेडिकल था तो यहाँ पे आ गए थे हम। और उसका आज सुबह मेडिकल था तो हमें पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, तो यहाँ पे खड़ी कर दी थी हमने, क्योंकि आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। तो अब इसको हटा भी लेंगे यहाँ से। हमें पता नहीं था कि सर यहाँ से कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी, कि नो पार्किंग है यहाँ पे। पुलिस ने हमें बुलाया तो कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर समीप एक तेज रफ्तार कार जो है नहर में गिर गई। कार में मौजूद एक लड़के और लड़की में से लड़की की लगभग 16 वर्ष की उम्र की मौत हो गई। गोताखोर परगट सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला, जबकि लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के अनुसार मृत लड़की की जेब से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और आज कुछ भाइयों द्वारा हमारे पास मैसेज था कि एक फुल स्पीड में स्विफ्ट गाड़ी है जो SYL नहर में, उन्होंने ये कह सकते हैं कि पूरा जंप देकर गाड़ी को नहर में कुदा दिया है, जिसके अंदर लड़का लड़की मौजूद थे। तो मौके पर टीम के साथ पहुंचे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे के सर्च ऑपरेशन दौरान जो स्विफ्ट गाड़ी है HRO 5AT 5542 उसको निकाल लिया है और उसके अंदर से 15 से 16 साल के लड़की का जो शव है उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो अभी लड़का भी बताया जा रहा है ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा ठंड लग रही है, थोड़ा आग वगैरह सेक कर दोबारा सर्च करेंगे और लड़के के शव को भी निकालेंगे। में क्या लगता है खुद जंप कर बिल्कुल सर, चश्मदीदों के मुताबिक बहुत फुल स्पीड में गाड़ी नहर में गिरी। तो परिजनों से कोई बातचीत? अभी सर नंबर पुलिस वगैरह ट्रेस करके परिवार तक पहुंचेगी, फिर सारी कहानी पता लग पाएगी। सूचना मिली थी हमें कि एक गाड़ी थोड़ी सी 500 मीटर करीब आगे चल के इस पटड़ी से सीधी नहर में कूद गई। तो हम मौके पहुंचे, वो तगर प्रगट सिंह ने बड़ी इमदाद करी तो ये गड्डी निकाली। इसमें से लड़की की डेड बॉडी मिली है। लड़की के पास कोई ID प्रूफ अभी हमने नहीं मिला और इस पे जो चेकबुक थी उसके आधार पे लड़के के बाप से बात हुई है। वरुण सिंगला उसके बाप मुस्तफर का रहने वाला है जो लड़का है, उसके बाप मौके पे आने लग रहा। लड़के की डेड बॉडी अभी मिली नहीं,
गाड़ी किसके नाम? हाँ, गाड़ी है ये सोनलाल सन ऑफ जयप्रकाश है, वार्ड नंबर 6 नजदीक शिव मंदिर तरावड़ी, करनाल डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। वरुण सिंगला जो है वो लड़का है, शायद लड़का है, उसका बाप आ रहा है मौके पे जी, अभी पता नहीं चल सका कुछ। जांच जारी है। हाँ, जांच आ रही है। लड़के की नहीं पहचान हुई? लड़की की पहचान दो हुई है। फोन मिले उसकी जेब से? हाँ, फोन मिले हैं, फोन अभी स्विच ऑफ है, फोन चार्जिंग लगा के। कुछ जानकारी मिली हो कैसे गाड़ी? धौलपुर जयपुर यात्रा अब और भी तेज और आसान हो गई है। राजस्थान रोडवेज ने इस रूट पर नई सुपरफास्ट नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू कर दी है। पहले जहां ये सफर लगभग 8 घंटे में पूरा होता था, अब बस केवल 5 घंटों में धौलपुर से जयपुर पहुंच जाएगी। ये बस रोजाना सुबह 4:30 बजे से धौलपुर बस स्टैंड से रवाना होकर बिना रुके बाईपास मार्गों से जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से वापसी ये बस जो है दोपहर 11:55 पर रवाना होगी। यूपी के हमीरपुर से खबर है, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी रोड पर एक डॉग ने घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग ऐसे खतरनाक पालतू कुत्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमरोहा की तहसील हसनपुर के रहरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सील की जा चुकी हॉस्पिटल में महिला का सिजेरियन ऑपरेशन कर बच्चे का जन्म कराया गया। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में महिला के पति अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनका बच्चा स्वस्थ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामले की निष्पक्ष जाँच को लेकर सभी उत्सुक हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।